जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस जोबुलनाव कोटखाई के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हमारे बीच में जिनका आपने संबोधन सुना, पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और पार्टी के इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हमारे नौजवान साथी, जो हमेशा आपके मुद्दों को लेकर के और विशेष तौर से सेब के मुद्दे को लेकर के मुखर होकर के अपनी बात कहते रहते हैं। भाई चेतन बरागटा जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अरुण फाल्टा जी, हमारे बीच में नीलम सराय जी, उमेश शर्मा जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, रविंद्र चौहान जी, हरवंश धौलटा जी, अशोक चौहान जी, महेंद्र नेकटा जी, जगदीश चौहान जी, नायक राम जी, कृष्ण जी, राम प्रकाश जी, राकेश डोगरा जी और यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्र, एक बार फिर से आप सभी पार्टी के साथियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जगह छोटी है, लोग ज्यादा हैं, जितने अंदर आ सकते थे वो अंदर बैठ सकते थे वो बैठे हैं, जिसे खड़े होने की थोड़ी जगह मिली वो खड़े होकर के कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और बहुत सारे लोग जो ना अंदर बैठ पाए हैं ना खड़े हो पाए हैं, वो सड़क पर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके आप सबको हौसला दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझसे पहले हमारे सांसद महोदय जी ने अपनी बात कही, हम मुझसे पहले चेतन बरागटा जी ने भी अपनी बात कही। ये पार्टी के सब प्रमुख लोगों का, कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम है और पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम का अभिप्राय आपका समझ आ गया हो, मुझे लगता है कि सारी चीजों को लेकर के पन्ना प्रमुख हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, उस कार्यकर्ता को बोलते हैं जो हमारे वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट का एक पेज में 30 वोट होते हैं और 30 वोट का जिम्मा उसको दिया जाता है। इस 30 वोट में आपने भारतीय जनता पार्टी की जीत करवानी है, ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए आपने काम करना है और इस काम के लिए आप सब लोग लगे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप सब लोगों ने उस काम को पहले भी किया है और अब की बार भी बेहतर ढंग से आप करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जब आपके जुब्बल कोटखाई में यहां आना होता है, जब मैं अपने सामने सब साथी को देखता हूं तो सचमुच में मैं अंतर नहीं महसूस कर पाता कि मैं जुब्बल कोटखाई में हूं कि सराज विधानसभा क्षेत्र में हूं। ऐसा लगता है कि हमारा पहनावा एक जैसा, बोली भाषा में भी बहुत सारे मिलती हैं, बहुत सारी चीजें, हमारा खान पान मिलता है, हमारे गीत संगीत मिलते हैं, गीत के बोल मिलते हैं, हमारी नाटी एक जैसी है लगभग। और ये सचमुच में ये रिश्ता इस प्रकार से हमको जोड़ता है
जिसमें भावनाएं वास करती है। मुझे अच्छी तरह से याद आया, एक बार मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद कोटखाई पहले आया तो मैंने एक गीत के बोल बोले थे। गाना नहीं आता, क्योंकि बच्चों ने वो गीत गाया था हमारे सामने। मुझे याद है हम भी तो ऐसे बचपन में गाते थे, ऐसे नाचते थे इस गीत में। और कल शाम को मैं रोडू में बैठा था तो मैंने कहा था एक कलाकार थे, मुझे याद नहीं है वो यहाँ के हैं कि जुगल कोटखाई के हैं, वो एक गीत बहुत अच्छा और गाते थे, वो भी बहुत अच्छा गीत था। और उस गीत पर हम बचपन में नाटी डालते थे, धारा माते, क्या बोलते हैं उसको, धारा माते कुकड़ी मामा गेंद वाली खेला, आने बांध का गोकल कंदा इंजन और तेला, ऐसे बोलते थे। बड़ा जोरदार था उसके बोल। और उस गीत को खूब गाते थे। अभी भी वो गीत मैं देख रहा हूं कि उस गीत को कहीं भी हिमाचल प्रदेश में हम जहां भी जाते, हम जब उस गीत को सुनते तो लोग नाचने लगते हैं। और शायद उस गीत के कलाकार शायद इसी क्षेत्र से हैं, जुगल से। हाँ, तो ऐसी चीजों को लेकर के तो हमारी बातें, क्योंकि आजकल अब सारी चीजों से जुड़ने का उतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि बहुत सारी चीजें हमको इस प्रकार से संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे जीवन की जो हमारी बोली भाषा है, जीवन का रहने का ढंग, ये सारी चीजें हमारी संस्कृति को जोड़ करके तो हम सबको एक करती है। और फिर ऊपर से ये पहाड़ चढ़ना, पहाड़ उतरना, ये सारी चीजें जो आप सब लोग करते हैं, हम जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी में गुजरा, ये पहाड़ों को चढ़ते हुए, गुजरते हुए, उतरते हुए। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत बातें कहते होंगे, बड़ी बड़ी बातें कहते होंगे, बड़े अंतर्राष्ट्रीय विचार रखते होंगे, लेकिन हकीकत उनको मालूम नहीं है। जब पहाड़ चढ़ते हैं तो क्या महसूस होता है, उतरते हैं तो क्या महसूस होता है, कि हमने अनुभव किया है, क्योंकि हम दौर में से गुजरे। मैं जब कार्यक्रम में आता हूं, आप बड़ी संख्या में आते हैं, बहुत अच्छी तरह से आते हैं, अच्छे माहौल में आते हैं और हम खुश होकर के जाते हैं। लेकिन कार्यक्रम के बाद जब परिणाम निकलता है तो थोड़ी निराशा होती है। आप खरी मानो चाहे बुरी मानो, लेकिन अच्छा हो, परिणाम भी आने चाहिए। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय अब वक्त परिणाम का देखने का है। निश्चित रूप से कार्यक्रम भी अच्छे होंगे और परिणाम भी अच्छे होंगे, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले एक दशक से देश का संचालन कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस प्रकार से देश का नेतृत्व उन्होंने किया है, और इस बात को मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत अनुभव कर रहा है, ये देश अनुभव कर रहा है, काश ये नेतृत्व हमको 50 वर्ष पहले मिला होता, ये नेतृत्व हमको 20 वर्ष पहले मिला होता, 30 वर्ष पहले मिला होता। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए पहली बार पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवार के नाते देश में घूमे, पूरे देश में एक वातावरण, एक माहौल था। और उस माहौल को सिर्फ इसलिए कि एक बार देखना चाहिए ये मोदी जी जो कहते हैं ये करते भी हैं। मौका मिला, सरकार बनी 2014 में, और सरकार बनने के बाद 5 साल का अवसर मिलने के पश्चात 2019 में लोगों ने कहा
मोदी जी ने देश को बहुत बेहतर नेतृत्व दिया है, बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ा है और ऐसे में 5 वर्ष और देने चाहिए मोदी जी के लिए। पर 2019 में फिर जब चुनाव आया, हिमाचल की 68 सीटों पर भाजपा की जीत हुई, चारों लोकसभा क्षेत्र में फिर भाजपा की जीत हुई, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री। भाई और बहनों, ये बहुत कम देखने को मिलता है जब किसी नेतृत्व की लोकप्रियता हर 5 वर्ष के बाद बढ़ जाती है। 2014 में जो मोदी जी की लोकप्रियता थी, 2019 में वो और ज्यादा बढ़ करके आगे बढ़ी। और 2019 में जो मोदी जी की लोकप्रियता थी, विश्वसनीयता थी, भरोसा था उनके प्रति, वो 2024 के इस चुनाव में और ज्यादा मजबूत हुई है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जिक्र करता हूं हमेशा इस बात का कि अभी हाल ही में दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था हमारी पार्टी का, और मंच पर यहां पर बैठे काफी नेताओं को शायद उसमें जाने का भी मौका मिला। लेकिन उस कार्यक्रम में मोदी जी जब अपना संबोधन देने के लिए समापन पर खड़े हुए, उन्हें 3 चीजों का जिक्र विशेष तौर से किया कि हमने भारत में काम किया है, उस काम के कारण भरोसा लोगों के अंदर बढ़ा है, और उस भरोसे की बात कहते कहते ये कहा हमने कि यहां तो पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, पार्टी के नेता बैठे हैं, स्वाभाविक रूप से हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमारे मन का भाव तो होगा ही हमारी पार्टी जीते, हमारा नेता देश का प्रधानमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब देश के किसी गांव में जाकर के देखिए, गली में जाकर के देखिए, किसी को भी पूछते हैं तो वो भी एक ही बात कहते हैं, आएंगे तो मोदी। जो पार्टी का आदमी नहीं है, विचारधारा से भी हमारे साथ वो सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी है, इसलिए मोदी जी ही आने चाहिए। और यही नहीं रुके, मोदी जी ने आगे बढ़ करके बात कही कि आनंद तब होता है जब हमको बतौर प्रधानमंत्री बहुत सारे देश की ओर से निमंत्रण है, चुनाव अभी होना है, वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती होनी है, परिणाम अभी निकलना है, लेकिन जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में एक नहीं दर्जनों देशों ने मुझे बतौर प्रधानमंत्री निमंत्रण दे रखा है अपने देश आने का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश तो मान करके चला है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन दुनिया का भरोसा है जब भारत में चुनाव का परिणाम निकलेगा, प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसलिए निमंत्रण बाद में नहीं, पहले ही देकर के रख दिया। ये पहले कभी नहीं होता था, कभी हुआ नहीं है अपने देश में। इससे एक अंदाजा लग सकता है भाई और बहनों की तरह कि हम किस प्रकार से उस पार्टी में, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का नेतृत्व आज इस कदर है। आज हमारी पार्टी देश के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। किस वजह से है? सिद्धांतों की वजह से है, अपनी कार्य पद्धति की वजह से है, अपने नेतृत्व की वजह से है, और सबसे ज्यादा ताकत अगर इसमें इस पार्टी को मिलती है तो आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता हैं, इस वजह से है। कांग्रेस के मित्र आज भी, मैं देख रहा था सुबह खबर आ रही थी, शोर डाला था पिछले एक हफ्ते से राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। आज टिकट की लिस्ट निकली तो राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके कहां चले गए? रायबरेली चले गए, क्योंकि पिछली बार वो अमेठी में चुनाव लड़े, वो परंपरागत सीट थी।
और उस सीट पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के पश्चात परिणाम निकला, चुनाव हार गए। मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो लोग बोलते हैं, लेकिन ये हकीकत है। और अब की बार भी जब उनको लगा कि यहां से चुनाव लड़ेंगे, समृद्धि ईरानी जी यहां फिर से जीत जाएंगे, हमको हरा देंगे, तो कहां जाएंगे? इसलिए पहले ही चलो हम अमेठी छोड़ करके वहां चले गए। उस पार्टी में अभी तक तय नहीं हो पाया, गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन में अभी तक मालूम नहीं कौन देता होगा। और उनके बारे में तो क्या कहना है, कई तरह की बातें कहते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं। उन बातों को जिक्र करें तो आपको हंसी आएगी। इधर से आलू डालो और इधर से सोना निकलेगा। क्या क्या बातें। लेकिन एक तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दशक पूरे भारत पर राज करने के बाद आज देश आवाज लगा रहा है कि एक दशक पर्याप्त नहीं, एक दशक और चाहिए, दूसरे दशक की दस्तक दे। यहाँ हमारे साथी जब बात कर रहे थे, कुछ कांग्रेसी आज भी कहता है कि क्या किया मोदी जी ने, क्या किया मोदी जी ने। अरे मोदी जी ने हर किसान को किसान सम्मान निधि दे दी, गारंटी नहीं दी थी, बिना गारंटी के दी थी और बिना फार्म भरे दिए थे। जैसे कांग्रेस की गारंटियां होती हैं, गारंटी तो देते हैं लेकिन पूरी नहीं होती है। और मोदी जी ऐसे नेता हैं जो गारंटी देते हैं और उनकी गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी है। 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन इस भारत वर्ष में मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए इस 10 वर्षों में, जो 10 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, इस बात के लिए हम एक बार नहीं अनेक बार कहते थे, हम राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लगाते थे। अब उस नारे का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि मंदिर का काम भी शुरू हुआ, भूमि पूजन भी मोदी जी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी मोदी जी के हाथों से संभव। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, ये हम कहते थे, लेकिन उसके बावजूद हम कल्पना करते थे, हम बोलते रहेंगे लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी आंखों के सामने लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित होकर के जो है वो कानून बन गया और धारा 370 हमारी आंखों के सामने समाप्त हो गई। जहां कश्मीर में जाकर के हम देखते थे, जम्मू कश्मीर में भारत के तिरंगे झंडे के समानांतर दूसरा झंडा, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। आज सिर्फ झंडा है तो एक झंडा है, तिरंगा झंडा है। हम बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं। यहां पर माताएं बैठी हैं, महिला आरक्षण की बातें सुनते थे लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। नारी वंदन अधिनियम हमारी सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया। 33% महिलाओं को आरक्षण का इंतजाम हो गया। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मात्र एक विधायिका है, भारतीय जनता पार्टी की विधायिका चुन करके जो आई है, रीना कश्यप जी पच्छाद से। लेकिन अगली बार अगर ये आरक्षण लागू हो गया तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 में से 23 महिलाएं होंगी। इस पर पुरुष भी ताली जा सकते हैं, तो मैं समझ सकता हूं। हौसला, ये आपको हौसला आज तक देते रहे, लेकिन अब आप हौसला दीजिए जरा। और इसी तरह से यूसीसी लागू हो गया, 3 तलाक हमारी आंखों के सामने समाप्त हो गया। आयुष्मान भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या की कि देश के गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का मैं प्रावधान करता हूं।
अब उन्होंने कहा है कि 5 लाख हेल्थ कवर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उन सभी नागरिकों को मिलेगा जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर होगी। सारे के सारे आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको कवर करेंगे। और हम हिमाचल प्रदेश में जहां रहते हैं, छोटा सा प्रदेश, और इस छोटे से प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योगदान दिया है, कई लोग, कांग्रेस के लोग इस बात को कहते हैं कि मोदी जी ने क्या दिया हिमाचल प्रदेश में। 3,500 करोड़ रुपए की टनल, अटल टनल रोहतांग, जिसके लिए वर्षों से काम लगा था, अटल जी ने शुरू किया था, मोदी जी ने उस काम को पूरा करके दिखाया। उद्घाटन करके जो है अटल टनल देश के लिए समर्पित हुई है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में दे दिया। 3 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में मिले। हिमाचल प्रदेश में वंदे भारत जैसी ट्रेन की शुरुआत हो गई। हिमाचल प्रदेश में ड्रग का हमारा फार्मा हब जो है, वो बल्क ड्रग फार्मा हब जो है ऊना में, जिसका शिलान्यास कर दिया। मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास जाकर के नालागढ़ में कर दिया। इतने सारे संस्थान, इतने सारे डेवलपमेंट के काम और सड़कों के लिए जो पैसा दिया। भाई और बहनों, आज हमारे कांग्रेस के नेता कई तरह की बातें कहते हैं। आज अगर 4 लेन का काम चल रहा है, नेशनल हाईवेज का काम चल रहा है, वो सारा पैसा केंद्र सरकार का पैसा है। और यहां जहां अगर हम सेब की बात कहते हैं, और सेब के बारे में यहां पर जरूर कहा, चेतन जी ने इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि कौन नेता थे जिन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज नहीं की जा सकती। वो चुनाव लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा सीट से आए हैं। मालूम नहीं क्या होगा, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं जाकर के जम्मू के अभी वहां चंबा और कांगड़ा के क्षेत्र में गया था। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की है। वहां पर कैंडिडेट कोई भी हो, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं। और यहां हिमाचल प्रदेश में भाई और बहनों, पिछले 15 महीने से सरकार कांग्रेस पार्टी की, उनको काम करने में आनंद नहीं आता है, उनको काम बंद करने में आनंद आता है। सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन। अब तो हमारे साथी कहते हैं, यार ये नाम सुख कैसे रख दिया, इनका नाम कैसे ये हो गया। सुखी तो खुद भी नहीं, आजकल बहुत दुखी है, बहुत परेशान। लेकिन वो अपना नाम तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, लेकिन सरकार को भी कहते हैं सुख की सरकार, जिसमें एक व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही। आपके विधायक दुखी, आपके पार्टी के नेता दुखी, विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए। आपकी एकमात्र सांसद कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा वो कहती है कि वोट मांगने जाएंगे कैसे, काम ना लोगों के हुए ना कार्यकर्ताओं के हुए, किस मुंह से वोट मांगेंगे। और इसलिए ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये हम पर आरोप मत लगाइए कि हम जो क्या बोल रहे हैं कि जयराम दत्ता गड़बड़ कर रहा है हमारी सरकार को धक्का देने में। काहे को धक्का दो भाई, जो सरकार अपने आप अपने धक्के में गिर रही है, उसको हमको क्या आवश्यकता पड़ी है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष इस बात को कह रही है, इसमें हमारा क्या कसूर है। और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बड़ी हैरानी भी है, दुख भी है। शिमला जिला के 2 मंत्री, एक मंत्री ने रोते रोते अपना त्याग पत्र दे दिया और एक मंत्री कैबिनेट की बैठक में रोते रोते बाहर निकल गया। तो प्रश्न पैदा होता है कि सुखी है कौन? न मंत्री सुखी है, न विधायक सुखी है। और पिछले दिनों से जो हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने, उन हालात को अगर हम देखें तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार नाम की कोई चीज हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। कौन सी सरकार की बात कर रहे हो? सरकार है कहां? जब राज्यसभा का चुनाव था हम तो 25 थे, वो तो 43 थे।
हमने नॉमिनेशन भरा अपने साथी का, किसी का, हर्ष महाजन जी का। मुझे कुछ कांग्रेस के नेता आए कि आप क्यों पड़े हैं इस पचड़े में, जीतना तो हमारा तय है। मैंने कहा मालूम है आप तो ज्यादा है। बोलते नॉमिनेशन वापिस कर दो, विड्रॉ कर दो, सर्वसम्मति कर दो। हमने कहा भाई ये तो नहीं होगा अब की बार हमारा कुछ जीव बोल गया है इस बात के लिए कि लड़ना है। बोलते नहीं ये फायदा नहीं कुछ भी। हमने कहा फायदा के लिए लड़ी नहीं रहे। उन्होंने सोचा कि ये शुगल कर रहे हैं। शुगल जानते क्या बोलते हैं आपके नीचे भी मजाक कर रहे हैं कि मौज के लिए ऐसे। और हमें मालूम था कि अंदर अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। बाहर भी बातें आ गई थी काफी हद तक। कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों ने कहा कि हिमाचल का कोई आदमी टिकट दीजिए, उसको टिकट दीजिए राज्यसभा का। बोलते हैं पार्टी हाईकमान ने ऊपर से दिया है और टिकट उस व्यक्ति को दिया जिसने 25 साल तक राम मंदिर का विरोध किया। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे। राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाला मनु सिंह भी राज्यसभा के कैंडिडेट जब हुए तो कांग्रेस के 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के जो पोलिंग एजेंट था वहां पर बैठा हुआ उनको दिखा करके वोट दिया। लो जी हम राम भक्तों के साथ बोलिए, आपके कैंडिडेट के खिलाफ हम वोट दे करके जा रहे हैं। और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी यही किया। वो 43 थे, वो 34 पर पहुंचे। हम 25 थे, हम 25 से 34 पर पहुंचे। बराबर हो गए। और बराबर होने के बाद फिर आगे की बात ये थी कि अब चुनाव आयोग के मुताबिक अब उसमें से पर्ची निकलनी थी। जब पर्ची की बात आई तो तब हमको पूरा विश्वास हो गया। हमने कहा भगवान रामचंद्र जी की कृपा तो हम पर ही होगी, राम भक्तों पर ही होगी, राम का विरोध करने वालों पर नहीं होगी। और जब पर्ची निकली तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कांग्रेस के कैंडिडेट की हार हुई। तब उनको मालूम पड़ा। नहीं तो पूछते थे कि कैसे होगा, कैसे होगा, हमारा बहुमत इतना ज्यादा है, कैसे आप जीतेंगे। हमने तो उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन जब परिणाम निकला तो हमने कहा ऐसे हो गया भाई। दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में बजट पारित होना था और बजट पारित होने के लिए उनके पास बहुमत नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा नहीं, पूरे देश में पहली बार किसी विधानसभा में ऐसा हुआ जब विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड कर दिया। हम 15 विधायकों को सस्पेंड किया और 100 कमांडो बुला करके हमको उठा करके सड़क में फेंक दिया। तब जाकर के बजट पारित हुआ। यहां सरकार की बातें कर रहे हैं। कहां की सरकार, कौन सी सरकार? राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद आप हार गए। सरकार है क्या? विधानसभा में बजट पारित करने के लिए आपने भाजपा के, बीजेपी के हम 15 विधायकों को सस्पेंड करके विधानसभा के बाहर फेंक दिया और तब जाकर के बजट पारित हुआ है। सरकार है क्या? सरकार है ही नहीं भाई और बहनों। ये टेक्निकल ग्राउंड पर कुछ दिनों के लिए है। तो ठीक कहा यहां चेतन जी ने, ये तो विदाई की शहनाई बच चुकी है। बाबू की दुआएं लेती जा तुझे तो संसार मिले। ये तो विदाई है सरकार की। जब ऐसा बोलते तो बहुत परेशान होते हैं, दिल पकड़ते, हाथ पकड़ते, ऐसा पूछते हैं। फिर सुखू जी बोलते हैं कि हमारी सरकार को गिराने के षड्यंत्र हुए। षड्यंत्र कहां भाई, षड्यंत्र कहां उन्हें? जब आप कैबिनेट के दर्जे के साथ अपने मित्रों के साथ बैठे रहेंगे, जो चुने हुए विधायक हैं वो 4-4 घंटा 8-8 घंटा बाहर इंतजार करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? और अभी तो और हिमाचल प्रदेश में 3 विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र दे के रखा। उनका रेजिग्नेशन हुआ, त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर रहे। नियम ये कहते हैं, कानून ये कहता है कि कोई विधायक त्यागपत्र देता है और व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष महोदय को, विधानसभा के अध्यक्ष को देते हैं तो तत्काल स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीना हो गया, अभी हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया।
हाईकोर्ट में मामला चला है, मुझे लगता है कि जजमेंट रिजर्व है, बहुत जल्दी आ जाएगा। 6 CPS बना के रखे हैं और उनकी भी छुट्टी होने वाली है, तो सरकार बचेगी कैसे? कोई गुंजाइश नहीं, कोई रास्ता नहीं बचेगी, कोई रास्ता नहीं। जाएंगे। और CPS के मामले में तो ये भी हो सकता भाई और बहनों कि वो 5 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए जो है वो उनको जो उनके ऊपर लागू हो सकता है कानून कि वो 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये स्थिति हो, फिर बोलो उसके बाद। ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश की सरकार है। सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, संस्थान बंद करने का खूब जोर से काम शुरू किया उन्होंने। 1000 खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान बंद किए। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपके संस्थान पर पता नहीं नजर क्यों नहीं गई होगी। मैंने पता किया कि यहां नहीं हो पाया बोलते, जहां सारे छूट गए हैं उनसे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। उसके बाद भी उनको कहीं याद आ गए तो कोई ऐसा न कर दे कि ये रह गया था, इस काम को भी पूरा कर देते। हम आपके इस इलाके में आए तो मैं क्यों कहता हूं कि ये इलाका मेरे अपने घर जैसा इलाका है। आप लोगों ने मांग के ही कहा कि SDM का दफ्तर चाहिए, मांगा एक था, हमने 2 दिए। मुझे मालूम था उसमें संतुलन बनाने में दिक्कत थी, क्योंकि कुछ लोगों ने नाराज होकर के, निराश होकर के जाना था। हमने कहा निराश होकर के आपको जाने नहीं देंगे। 2 सब डिवीजन किसी विधानसभा क्षेत्र में एक साथ अगर बोले हैं हिमाचल के इतिहास में, एक वक्त में, एक सभा में, एक दिन में, तो हिमाचल प्रदेश की ये जुब्बल कोट का विधानसभा क्षेत्र। वीडियो का दफ्तर आपको दिया। और एक दिन मेरे को रोहित भाई मिले, बहुत मीठा बोलते हैं। भाई जी धन्यवाद बोलते, आपने में सारे काम कर दिए, अब मेरे लायक काम करने के लिए बचा ही कुछ नहीं बोलता। मैं तो मजे में हूं, आनंद में। वीडियो का दफ्तर की जरूरत थी, वो भी आपने दे दिया। SDM का दफ्तर भी दे दिया। आपकी शायद मेरे को 2 सब तहसीलें थी, एक तहसील थी, एक सब तहसील थी, फायर स्टेशन था, वो सारी की सारी चीजें आपके PWD का डिवीजन में पहली बार जब आया था तब दे दिया था। इतना मैं अपने क्षेत्र में भी नहीं कर पाया। मैं इस बात को बता रहा हूँ कि मेरे सराज में भी लगेगा तो वो बोलेंगे कि भाई आप हमारे लिए कम किए हैं, वहां ज्यादा किए हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी, यहाँ की जरूरत थी, आपकी मांग थी, वर्षों की मांग थी। इस मांग को पूरा करना बहुत आवश्यक था और मालूम नहीं कहां किस वजह से छूट गया था ये। लेकिन हमने परवाह किए बिना जो आप लोगों ने मांगा, जो आप लोगों ने कहा, उस मांग को पूरा करने के लिए प्रयत्न किया है। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। ये एक कमिटमेंट है। बाकी सरकार की बातें और रही, या गारंटी की बातें कुछ कह रहे थे कि गारंटियां दे रखी। अब क्या गारंटी की बात करनी, गारंटी अब सरकार की ही नहीं रह गई कि रहनी भी है कि नहीं रहनी है। या माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कहा कि फार्म भरो। विधानसभा के चुनाव से पहले 1500 रुपए मिलेंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे। 15 महीने बीत गए। हम बोलते रहे कि आपने वादा किया था, गारंटी दी थी। कहते हैं 5 साल हमारे पास पड़े हैं। अब जब लोकसभा का चुनाव आया तो फिर फार्म छाप करके फिर बोले फार्म भरो। और आगे आने वाले समय में कोई और चुनाव आएगा, फिर बोलेंगे फार्म भरो। यही करते रहेंगे। कितना जलील करते रहेंगे हमारी माताओं बहनों को। क्या आपने यही सोच रखा है? हमारी माताएं बहनें लालच दे करके 1500 रुपए के लालच पर हमेशा आपको समर्थन देती रहेंगी, आपको वोट देती रहेंगी। ये कदापि नहीं होगा। अब की बार मैं बात कह रहा हूं कि अब की बार माताएं बहनें कर रही हैं, अब की बार हम ही फार्म भर देंगे। आप सिर्फ ही खत्म करते हैं। हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो? जयराम ठाकुर जैसा हो।
मंत्री कैसा हो? आखिर तक क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? गारंटी दीजिए हम गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे। अब हम तो सब सेब वाले हैं, यहाँ पर बगीचे में भी सेब नहीं डाला रखा था। अब हमने कभी सुक्कू भाई आएंगे 2 रुपए किलो के हिसाब से उनको दे देंगे। 15 महीने हो गए, गोबर सूख गया, सुक्कू भाई नहीं आए। अगर आएंगे तो पूछ लेना उनको। तो यहाँ के जो मंत्री महोदय जी हैं उनको पूछना, भाई वो गोबर आकाश का क्या करें? गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें कही। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। 5 साल में 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल दी जाएंगी। 15 महीने हुए, 15 लोगों को नौकरी नहीं मिली। उल्टा 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पर लगे हुए वो कर्मचारी जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनको 1 साल से सैलरी नहीं मिली और सैलरी ना मिलने के साथ साथ में नौकरी से निकाल दिया। 10,000 हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे नौजवान। कहां वादा किया था 1 लाख नौकरी निकाले, इतना झूठ बोलते हैं। और दुख तो इस बात को लेकर के है कि 2000 आउटसोर्स कर्मचारी वो है नौजवान हमारे बेटे बेटियां जो कोरोना के कोविड के उस दौर में हमने लगाए थे। जब कोविड का मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता था, परिवार के सदस्यों ने कहा कि हम नहीं जा सकते हैं, आप ही उनको दवाई दीजिए, आप ही उनको खाना खिलाइए। ये बच्चे वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके उन मरीजों को दवाई खिलाई, पानी पिलाया, खाना खिलाया, टॉयलेट तक ले गए। और यहां तक कि किसी पेशेंट की, अगर कोविड के पेशेंट की मृत्यु भी हो गई तो कई जगह तो ऐसे भी मंजर हमको देखने को मिले जहां रिश्तेदार भी उनके अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर गए। ये बच्चे वो बच्चे थे जिन्होंने जाकर के उनका अंतिम संस्कार भी किया। 12 महीने से उनकी सैलरी नहीं, और सैलरी के बाद भी वो काम करते रहे, अब नौकरी से निकाल दिया। इतना अमानवीय दृष्टिकोण मैंने कभी किसी सरकार में नहीं देखा जो वर्तमान सरकार है। इतना झूठ बोलने का हमने कभी नहीं देखा है। लेकिन हम अपनी सरकार में जब हिमाचल प्रदेश में थे, 5 साल तक हम सत्ता में रहे, हमने कहीं किसी भी के साथ कोई वादा नहीं किया था, गारंटी नहीं दी थी। हमने माताओं बहनों को गारंटी नहीं दी थी। बिना गारंटी के हमने फैसला किया कि आपकी आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए सभी माताओं बहनों का आने जाने का, बसों का किराया भी हम आधा करेंगे। हमने फार्म नहीं भरा, हमने कोई गारंटी नहीं दी, लेकिन बिना गारंटी के, बिना फार्म के हमने किया है। हमने कहा हिमाचल प्रदेश बिजली पैदा करता है, दूसरे प्रदेशों को बेचता है। मैंने अधिकारियों को कहा कि ये गरीब आदमी जिसके घर में 4, 5, 6 बल्ब, 7 बल्ब लगे होते हैं, उसके घर में बिजली कितनी खर्च होती है? उन्होंने कहा जी 100 यूनिट, 90 यूनिट, 110 यूनिट। हमने 125 यूनिट उन गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए, बिना पैसे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जितने भी आप लोग यहां पर बैठे हैं, आप में से अधिकांश लोगों के घर में बिल बिजली का आता है, लेकिन 0 बिल आता है। हमने गारंटी नहीं दी थी, फार्म नहीं भरा था, लेकिन हमने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए शुरू किया। गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए तक की जिम्मेवारी सरकार लेगी। और जो उसमें से परिवार कैसे रह गए थे, बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में जिनको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं हो पा रहा था, हमने उनके लिए अलग योजना बनाई, हिम केयर बनाई। हमने कहा उनका इलाज का खर्चा हम सरकार की तरफ। और कांग्रेस की सरकार आई, 3
100 करोड़ से ज्यादा का पैसा अभी सरकार को हिमकेयर का देना है, पैसा अभी तक नहीं दे पाए हैं। और आज हिमकेयर के उस कार्ड का कोई अर्थ नहीं रह गया, जिस कार्ड को एक मरीज जेब में डाल करके हॉस्पिटल निश्चिंत होकर के जाता था कि मेरा इलाज बिना पैसे के। हमने सहारा योजना के 25,000 वो ऐसे लोग जो हिमाचल प्रदेश में बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, लेकिन अपना काम खुद नहीं कर सकते। कोई बीमारी का शिकार हुआ, कोई एक्सीडेंट के कारण बिस्तर पर है, हमने उन सभी मरीजों के लिए 3-3 हजार रुपए सहारा योजना का उनके खाते में डालना शुरू किया। और पिछले 15 महीने से सरकार कांग्रेस पार्टी की आई, वो पैसा भी बंद कर दिया। इनको काम करने का आनंद नहीं आता है, मैंने कहा काम बंद करने का आनंद आता है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की एक बार, मैंने कहा कम से कम इन चीजों को लेकर के तो आप मानवीय दृष्टिकोण रखिए। हमने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जो अपने खर्चे पर अपना इलाज नहीं कर सकते थे, लेकिन हिमकेयर के माध्यम से वो हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी के मरीज होने के बावजूद स्वस्थ होकर के घर वापस गए। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है और इनका रोना रोना, हर बात पर रोना। पहले रोना रोते रहे, जयराम ने ऋण ले रखा, लोन ले रखा। मैंने कहा भाई मेरे से गलती हुई तो आप मत लीजिए। अगर हमने ऋण लिया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो ऋण लेकर के जो छोड़ा था, उसका ब्याज अदा करने के लिए, उसकी किस्तों को अदा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हमको ऋण लेना पड़ा। और मैंने तो 5 साल में 19,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में लिया। आपने तो 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए ले लिया। कहां जा रहा है ये प्रदेश? आप कल्पना करिए, आप सोच सकते हैं। फिर कहते हैं कि त्रासदी आ गई, त्रासदी आ गई। हमने कहा त्रासदी तो हमारे वक्त भी आई थी जब कोविड का दौर था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी चली गई, लेकिन हमने उसका सामना किया, खड़े होकर के सामना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन फ्री दी, दवाइयां फ्री दी, सारी ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में फ्री लगाए, हमने सरकार की ओर से लगाए। लेकिन कहते हैं कि केंद्र ने हमको कुछ नहीं दिया, इस त्रासदी में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे 1800 करोड़ रुपए आपको केंद्र से मोदी जी ने दिया। जो लोग इस बारिश और बरसात के कारण संकट में फंसे थे, उनकी जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर केंद्र सरकार दे रहा। आप केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं। 18,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में उन गरीब लोगों के लिए मकान दिए जो जिनके मकान बह करके चले गए, और उसके बावजूद बेशर्म होकर के वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सभा का 70 का 70 उसमें क्या है? जीरो है। एक पैसा प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। जो पैसा इन्होंने बांटा हिमाचल प्रदेश में, वो पैसा है जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए इस त्रासदी के दौरान मदद के रूप में दी। और कांग्रेस के लोगों ने, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इस त्रासदी में भी उन लोगों ने जिस प्रकार से जो काम किया है वो हैरान करने वाला है। हमारे पास लोग आ रहे हैं, घर चला गया है, घर रहने के लायक नहीं है। हमने कहा तो आपको मिलना चाहिए। सुखू जी कहते हम 7 लाख रुपए दे रहे हैं जिसका घर रहने के लायक नहीं रहा है। कि बोलते हैं जी मैं कई बार जा चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एक पैसा नहीं मिला। पटवारी कहता कि आपका घर जब तक गिरेगा नहीं तब तक के लिए हम इसकी रिपोर्ट नहीं बना सकते। किसी के घर में दरार तक नहीं है, लेकिन उसके घर में 3 लाख, उसके खाते में 3 लाख रुपए का चेक आ गया, क्योंकि कांग्रेस के लेटर पैड पर चिट्ठी गई थी, सिफारिश गई थी, ये अपना आदमी है, ये पुराना आदमी है, ये हमारा पक्का आदमी है। और इस त्रासदी के दौरान जिस प्रकार से घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की भी बात कहता हूं। मंडी के एक नहीं अनेकों घर जिनका घर चला गया, पशुशाला चले गई, खेत चले गए, बगीचे चले गए, लेकिन एक पैसा उनको नहीं मिला।
तो पैसा जो दिया गया वो दिया किसको है? प्रश्न तो ये भी होता है। इन सारी चीजों को लेकर के आने वाले समय में बात करें। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, हमारे सामने एक ही बात है कि ये चुनाव देश के लिए है, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। जब दुनिया ने तय कर लिया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अपना 100% योगदान उनको जिताने के लिए, और उनको जिताने के लिए आपको सांसद भेजना होगा। सांसद के नाते सुरेश कश्यप जी आपके बीच, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं यहां पर, वो अपना तो बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अपने बापूजी का बता रहे हैं। ठीक है, वो लंबे समय तक सांसद रहे होंगे, और सांसद रहते हुए उनका योगदान क्या रहा? वो तो एक ही बात कहते थे फार्म भरने के बाद, अब जिताओ मेरे को, मैं जीतूंगा तो वीरभद्र सिंह जी की जीत होगी, मैं हारूंगा तो हार मेरी थोड़ी, वीरभद्र सिंह की हार होगी। इसी तरह से निकालते रहे, इस तरह से निकलते निकलते उन्हें कई चुनाव निकाल दिए। काम के नाम पर चुनाव होता ही नहीं था लोकसभा का। आज पूछ रहे हैं कि सांसद नहीं मिली, आज पूछते हैं कि हमारे यहां पर आप आए नहीं, हमारे यहां पहुंचे नहीं। पहले कहां आते थे सांसद? वो दौर और तरह का दौर था। लेकिन मैं आज के इस दौर में इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे सुरेश कश्यप जी जो 2 बार विधायक रहे और उसके बाद लोकसभा के लिए आपके माध्यम से चुने गए, उनको आप फिर से चुन करके भेजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। एक सांसद के नाते आपकी आवाज को, बुलंद आवाज को लोकसभा के अंदर जो है पहुंचाने का वो काम करेंगे। आपके हित के लिए जो कर सकते हैं, आपकी सेवा के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है, कांग्रेस के सांसद चुनाव तो लड़ रहे हैं पार्टी का आदेश है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। जो अभी सर्वेक्षण आया है उसमें 40 से 45 सीटें कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में आने की संभावना है। कह रहे हैं 40 से 45, 50 नहीं हो रही है, 40 से 45। और यहां भारतीय जनता पार्टी की अगर बात आई, जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अब की बार, अब की बार, अब की बार, कि मोदी जी तो कह ही रहे हैं, लेकिन पूरे देश के हर सर्वेक्षण में आ रहा है कि 400 को पार होगा। और हिमाचल प्रदेश में भाई और बहनों, हम 4 सीटें 2014 में जीते, 4 सीटें 2019 में जीते, और अब की बार फिर 4 की 4 जीतेंगे। ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। बड़े बड़े नेताओं को लेकर के वो चुनाव के मैदान में उतार रहे हैं, मैं उन सारी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन जमीनी हकीकत मालूम पड़ रही है, ये सरकार नजरों से भी गिर चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है, और इस लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के पश्चात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार जा चुकी है तो ये जाती हुई दिखेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर हिमाचल प्रदेश में बनेगी। ये 5 साल के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, 15 महीने में ही काम हो रहा है। इसलिए थोड़ा जोर लगाइए, थोड़ा पूरे जोर के साथ लगाइए जय श्री राम। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके यहां से कोशिश करेंगे, सरकार के मंत्री हैं, हर तरह का दबाव बनाएंगे, हर तरह का प्रयास करेंगे। कई जगह मंत्री लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, लेकिन उनको इस बात को पूछे कि दिल्ली में किसकी सरकार है। और जो यहां बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, आपकी सरकार तो 2014 में भी थी। सरकार रहते हुए उस वक्त भी आप 4 सीटों पर हारे थे हिमाचल प्रदेश में।
इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आओ आज हम संकल्प लें, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख जितने भी हम बैठे हैं, कि ये जीत सिर्फ जीत नहीं, ये जीत शानदार जीत होनी चाहिए, ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, बड़ी जीत होनी चाहिए। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 1 दशक का कार्यकाल पूरा होने के साथ दूसरे दशक की शुरुआत इसके साथ होगी और उसके लिए हिमाचल प्रदेश अपनी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेगा। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद इसमें मिलेगा, ऐसे भरोसे के साथ मैं अपनी बात पूरी समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।